नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ दौरा, मिलम गांव का किया दौरा, आईटीबीपी के जवानों से की मुलाकात, विभिन्न परिस्थितियों में भी किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उत्तराखंड की रजत जयंती 9 नवंबर को 3 से 4 नवंबर को विशेष सत्र का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सदन को करेंगी संबोधित। डोईवाला का लेखक गांव बनेगा साहित्य, संस्कृति और कला का वैश्विक केंद्र, 60 देशों के जुटेंगे साहित्यकार। 3 नवंबर को कर्नाटक के राज्यपाल करेंगे उद्घाटन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर होंगे कार्यक्रम। गुजरात में होने वाली परेड में उत्तराखंड की होगी झांकी। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैभव के आयामों को दर्शाया जाएगा। रुड़की आस मोहम्मद हत्याकांड का खुलासा, प्रेम प्रसंग के चलते की गई हत्या, मुख्य आरोपी इंतजार गिरफ्तार, भाई अभी भी फरार। पिथौरागढ़ में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहकारिता मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़े स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया और स्थानीय उत्पादों की सराहना की। आज सहकारिता मेले के माध्यम से जहां हमने 23 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास किया, वहीं करीब 62 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी किया है। ये सभी योजनाएं आने वाले समय में हमारे पिथौरागढ़ जनपद के विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगी। भाइयों बहनों, सहकारिता की परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। सहकारिता में स्पर्धा की बजाय सहयोग की भावना रहनी चाहिए, क्योंकि सहकारिता किसी भी पर उपकार नहीं है, बल्कि एक दूसरे को स्वावलंबी बनाने का कार्य है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ जिले के सीमांत गांव मिलम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों से मुलाकात कर उनके राष्ट्र सेवा के जज्बे और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी समर्पण भाव से किए जा रहे कामों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा में जवानों का योगदान अतुलनीय है। उनका अनुशासन, परिश्रम और देशभक्ति सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने स्थानीय ग्रामीणों से संवाद भी किया। उन्होंने क्षेत्र के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं से संबंधित विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीमांत गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। इस अवसर पर अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि मुझे भी आज लंबे समय से मेरी मन में था कि आप सबके बीच में आऊं और कोई अवसर ऐसा जरूर हो कि जो हमारा ये सीमांत क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र के सीमांत क्षेत्रवासी और सीमांत क्षेत्र में जो आप सब राष्ट्र के प्रहरी जो 24 घंटे यहाँ पर सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई सा भी मौसम हो, हर मौसम में आप देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, भारत माता की सीमा की रक्षा के लिए इस क्षेत्र में आप सब लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सच में बड़ा कठिन है। मैं अभी राम भरत जी से पूछा था यहाँ पर कि कितना तापमान चला जाता है, तो आपने बताया कि 14-15 डिग्री माइनस तापमान चला जाता है। ऐसे समय में यहाँ काम करना, यहाँ पर सेवा देना, सच में उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है।
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के एकता नगर में आयोजित होने वाली परेड में उत्तराखंड राज्य की झांकी अष्ट तत्व और एकत्व प्रदर्शित की जाएगी। इस झांकी के माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक वैभव के साथ ही राज्य की प्रगति और विकास के विभिन्न आयामों को दर्शाया जाएगा। सूचना विभाग उत्तराखंड के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि सरदार पटेल की जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय समारोह में उत्तराखंड को देश के चुनिंदा 8 राज्यों में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि झांकी अष्ट तत्व और एकत्व उत्तराखंड की धार्मिक आस्था, प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और समग्र विकास के भावना को प्रदर्शित करेगी। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इस बार उत्तराखंड 9 नवंबर को अपना रजत जयंती मनाने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में 3 और 4 नवंबर को विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में 3 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सदन को संबोधित करेंगी। इन्हीं सबको लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने नए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण से खास बात की। इस सत्र में और विशेष रहेगा, बात पर चर्चा हो सकती है। इस सत्र में एक तो संबोधन है ये हमारे माननीय राष्ट्रपति जी का, उसके अलावा जो हमारे सदस्य हैं, उन माननीय सदस्य हैं, वो बताएंगे कि पिछले 25 साल में उत्तराखंड किस तरह से आगे बढ़ा है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, शिक्षा के फील्ड में क्या क्या काम हुए हैं, स्वास्थ्य में क्या हुआ है और आगे का उनका विजन क्या है। अगले 25 साल में वो उत्तराखंड को किस तरह से देखना चाहते हैं। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि एक अच्छा डिस्कशन जो हम चाहते हैं कि सत्र में हो, सदन में हो, वो होगा। मैम 25 साल पूरा हो रहा है, राष्ट्रपति भी आ रही हैं, इसको किस रूप में देखती हैं, कितना महत्व है उत्तराखंड के लिए? बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर पहुँच रही हैं और हमारा जो 25 साल का जो सेलिब्रेशन है, एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत विधानसभा से कर रही हैं। तो हम सब के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। अभी हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण जी थी, जिनका कहना था कि जो सत्र, विशेष सत्र चल रहा है, उसके लिए सत्र पूरी तरह तैयार है और जो महामहिम राष्ट्रपति आ रहे हैं 3 नवंबर को जो उनका संबोधन होगा, उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। अपने सहयोगी अमित के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती की तैयारी को लेकर शासन प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। राज्य गठन के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। वहीं सांस्कृतिक और लोक कला साहित्य के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है, जिसके चलते रजत जयंती को हर्षोल्लास से मनाने के लिए लोक कला एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा 1 नवंबर से 9 नवंबर तक हिमालयी राज्यों के सांस्कृतिक समागमों के तहत विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश का लोक पर्व एगास भी 1 नवंबर को मनाया जाना है और इसके चलते सभी विधायक, सांसद गांव-गांव जाकर इस पर्व को मनाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री आवास पर भी एगास के पर्व को रजत जयंती के साथ मनाया जाएगा। विषय है क्योंकि हम उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस भी मनाने जा रहे हैं, रजत जयंती जो है उसकी मनाने जा रहे हैं। और इसके लिए क्योंकि इगास का जो हमारा लोक पर्व है ये बहुत क्योंकि पूरे उत्तराखंड में देवभूमि में हमारे जगह जगह स्थानों में ये मनाया जाएगा। और इसके तहत हमारे जितने भी सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, अपने अपने गाँव में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभा स्तर पर वहाँ पर जाएंगे। और मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के आवास में भी क्योंकि हम हमेशा ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो इगास का महापर्व वहाँ पर भी हम आयोजित करने जा रहे हैं। विधानसभा डोईवाला क्षेत्र का थानो क्षेत्र में बना लेखक गांव साहित्य, संस्कृति और कला संरक्षण और संवर्धन का केंद्र बनने जा रहा है। 60 से ज्यादा देशों के साहित्यकार यहां पर जुटेंगे। 3 नवंबर को महोत्सव का भव्य उद्घाटन कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत करेंगे। हरिद्वार जिले के नारसन ब्लॉक परिसर में आज युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक क्षेत्र के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक और कलात्मक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया।
कार्यक्रम में मंगलौर ब्लॉक प्रमुख कोमल देवी, बीओ संदीप खनखरियाल, ब्लॉक कमांडर कृष्णपाल और धनंजय चौधरी सहित क्षेत्र के कई स्कूलों की छात्राएं मौजूद रहीं। छात्राओं ने उत्तराखंड के विभिन्न लोक गीतों पर नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुछ छात्रों ने अपनी कलात्मक प्रस्तुतियों से लोगों को हैरत में डाल दिया। सबसे पहले तो मैं मोदी सरकार और धामी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से देश में ऐसे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं कि बच्चे भी इतने उत्साहित हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और प्रांतीय रक्षक दल का आज नाचन ब्लॉक में युवा महोत्सव का कार्यक्रम था, जिनमें बच्चों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया और उन्हें देखकर बहुत ही खुशी मिली। ऐसा लगता है कि यही हमारे आने वाले कल का भविष्य बनेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। युवा कल्याण विभाग द्वारा युवा महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। ये प्रत्येक विकास खंड में हम आयोजन कर रहे हैं। ये प्रतियोगिता त्रिस्तरीय प्रतियोगिता है। विकास खंड से शुरू होते हुए राज्य में जाएंगे, जनपद में जाएंगे, जनपद के बाद राज्य में जाएंगे और उसके बाद जो नेशनल लेवल पे एक कंपटीशन होता है हमारा युवा महोत्सव, जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे किया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में और उसी के क्रम में ये सारा आयोजन हो रहा है। रुड़की में हुए आस मोहम्मद हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। प्रेम प्रसंग के चलते की गई इस सनसनीखेज हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी इंतजार उर्फ अस्तक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका भाई अभी भी फरार है। मामला रुड़की के रामपुर गांव का है। 18 वर्षीय आस मोहम्मद की 26 अक्टूबर की शाम अचानक लापता होने के बाद अगले दिन उसकी लाश गन्ने के खेत में संदिग्ध हालत में मिली थी। जांच में खुलासा हुआ कि आस को आरोपित इंतजार ने इंस्टाग्राम के जरिए मिलने के लिए बुलाया था। रात में दोनों की मुलाकात शिव मंदिर के पास हुई, जहां उन्होंने साथ में नशा किया। इसी दौरान प्रेम संबंधों को लेकर विवाद हुआ और गुस्से में इंतजार ने चाकू से वार कर हत्या कर दी। रामपुर के पास में गन्ने के खेत में एक युवक की डेड बॉडी पुलिस को मिली थी, जिसका गला रेत के हत्या की गई थी और इसकी पहचान आस मोहम्मद के नाम से हुई थी। तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए आज 2 दिन के बाद इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी, जिसमें मुख्य हत्यारोपी जिसका नाम इंतजार उर्फ अस्तक है, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आज जो प्रारंभिक पूछताछ से उसके द्वारा इस हत्या को करना और उसके घटनाक्रम को भी पुलिस के द्वारा के समक्ष रखा गया है। इस सभी घटनाक्रम को पुलिस के द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर उसको पुष्टि की गई है। इसमें ये बात संज्ञान में आई थी कि आस मोहम्मद जो मृतक है, उसका एक लड़की से कुछ समय पूर्व से अफेयर चल रहा था। 23 अक्टूबर को प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने के मामले में वाहन चालक के साथ की गई मारपीट के मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि इस मामले में अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी की कोशिश करने के साथ ही साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की जा रही है। 23 तारीख की जो घटना हुई थी, उस घटना में रामनगर पुलिस द्वारा कल लेट नाइट में 2 युवक करण बिष्ट और एक अन्य युवक करण आर्य को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी और भी मुलजिम है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, साक्ष्य संकलन और गिरफ्तारी की कार्रवाई शेष है। उत्तराखंड के रामनगर में नाबालिग से दुष्कर्म को लेकर लोगों में रोष है। पीड़ित किशोरी के परिजन ने कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि दरिंदों ने रामनगर ही नहीं, उत्तराखंड की देवभूमि को फिर से शर्मसार करने का काम किया है। घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। नाबालिग बच्ची है, उसके साथ 4 लोगों ने, वो फरमान और सुहेब और जिसान और फरदीन, ये 4 नाम है और गलत कार्य करते हुए जो है वीडियो बना रहे हैं और उसके साथ नाबालिग बच्ची है और ये बहुत बड़ी घटना घटित हुई है रामनगर के अंदर। तो हमने कहा है, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि रामनगर का माहौल बहुत ही खराब हो चुका है और नशीले वाले जो पदार्थ खिलाकर बहुत बड़ा रैकेट है। कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं और किस लड़की ने उनको बुलाया, इसकी जांच की मांग में माननीय मुख्यमंत्री जी से करते हैं और अनुरोध करते हैं कि पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों को कम से कम फांसी की सजा हो। रामनगर पुलिस को एक महिला द्वारा उसकी बेटी के साथ गलत हरकत की एक तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके
कार्रवाई की जा रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा बड़े बड़े आंदोलन किए जा रहे हैं। प्रदेश की तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बार बार अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन करती रहती हैं। तो वहीं डोईवाला में एक बार फिर बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने डोईवाला तहसील में जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मानदेय वृद्धि के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं को राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग की गई है। इस दौरान कार्यकर्तियों ने कहा कि अगर जल्द उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो 30 अक्टूबर को पूरे प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा सचिवालय कूच किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2024 में भी हमारा जो आंदोलन चला था उसमें हमें आश्वासन दिया था कि भाई हम एक कमेटी गठित कर रहे हैं मानदेय वृद्धि के लिए, लेकिन 1.5 साल होने पे आया है, अभी तक उस कमेटी का कोई निर्णय है, उस कमेटी का कोई अता पता नहीं है। हम जानना चाहते हैं वो कमेटी के मेंबर थे कौन जिन्होंने आज तक अपना निर्णय नहीं सुनाया है। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने फिर से अब कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया प्रदेश में, और इसी को लेकर 30 अक्टूबर को हम लोगों का सचिवालय घेराव है। तो मैं चाहूंगी कि सरकार, आज हमने ये ज्ञापन दिया है, अपनी जो मांगे हैं हमने सरकार तक पहुंचाई हैं, तो समय रहते सरकार इन मांगों पर गंभीरता से चर्चा करे और कोई निर्णय ले। काफी समय से ये संघर्ष चला आ रहा है और समय समय पर हर किसी की मानदेय वृद्धि होती है, लेकिन काफी लंबा समय बीत जाने के बाद भी हमारी मानदेय वृद्धि का सरकार बिल्कुल तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और इसी कारणवश आज जो है कार्यकर्ती और सहायिका दोनों जने सड़क पर उतर गए हैं और इस बार कमर कस लिए कि आर पार की लड़ाई करेंगे। अब हमें आमरण अनशन करना पड़े, धरने पे बैठना पड़े या कुछ भी हो, लेकिन आप खुद सोचिए कि हमारी सरकार, हम बोलते हैं सरकार को, आप सोच के देखिए कि 9,300 रुपए में क्या एक महिला अपने 3-4 बच्चों के साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएगी। इसमें जो हमारे मानदेय को लेकर है, हमारे बहुत शोषण किया जा रहा है। हमारी कई बहनें, माताएं ऐसी है जो इसमें विधवाएं, वो अपना भरण पोषण नहीं कर पा रही है। महंगाई इतनी होगी कि जिसकी हमें कोई वो ही नहीं है, और सैलरी कितनी है, 5,000 में क्या होगा? एक टाइम की सब्जी भी लाओ तो 1,000 रुपए में आ जाती है। कोटाबा ब्लॉक में युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही ब्लॉक प्रमुख मनीषा जंतवाल ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं के द्वारा लोकगीत और लोक नृत्य प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी बीना जोशी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे युवाओं को जमीनी स्तर से उठाकर देश के बड़े बड़े मंचों तक पहुंचाने का रास्ता देना और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को आगे ले जाते हुए उसका प्रचार प्रसार करना है। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी कोटाबाग, और हम युवा महोत्सव का आयोजन करते हैं। हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव होता है। उससे पहले इस तरह से क्षेत्रीय लेवल से, मतलब ग्राउंड लेवल से जो प्रतिभाएं हैं उनको नेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए इस तरह से आयोजन किए जाते हैं। तो आज हमने ब्लॉक लेवल पे किया है। हर ब्लॉक में होते हैं युवा महोत्सव के आयोजन, और ब्लॉक लेवल के बाद फिर जिले स्तरीय होती है ये प्रतियोगिता। इसमें सांस्कृतिक जो है, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम सबसे ज्यादा प्रयासरत रहते हैं, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम ज्यादा रहते हैं। उसके बाद से फिर होगा राज्य स्तरीय होगा युवा महोत्सव। फिर जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो अगले साल 2026 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल के नेतृत्व में युवा महोत्सव का सुंदर आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए समस्त विभिन्न प्रकार के स्कूलों से आए हुए छात्र छात्राओं ने अपना सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ दिखाया गया, जिससे बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनी रहती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे आज प्रतिभा दिखाकर अपने, अभी ब्लॉक स्तरीय हो रहा है, फिर जिला स्तरीय में जाएंगे, इसलिए आगे बढ़ते रहेंगे। मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ।
रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है उत्तराखंड के चक्राता से। यहां के मेरावना गांव में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने छापामारी कर 95 नग देवदार की लकड़ी बरामद की है और 4 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति के आवासीय भवन और छोटी आरा मशीन से 75 अवैध देवदार बरामद किए गए। हालांकि इस दौरान आरोपित फरार होने में कामयाब रहा। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में चोरी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां चोर ने अपने साथियों की मदद से हाई टेंशन लाइन का तार काटने की कोशिश की। जैसे ही वो खंभे पर चढ़कर तार काटने की कोशिश कर रहा था, तभी करंट की चपेट में आ गया, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गया। बिजली कर्मचारी जैसे ही मौके पर पहुंचे तो उन्होंने चोर को तारों पर झूलता देखा। इसके बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने क्रेन बुलवाकर चोर को खंभे से नीचे उतारा और उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां चिकित्सकों ने उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। विकासनगर में सरकारी अस्पताल के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला की सोने की बाली झपटकर चोर भागने लगा, लेकिन राहगीर की सतर्कता से आरोपित ज्यादा दूर नहीं जा सका। जानकारी के मुताबिक एक महिला अस्पताल के पास से गुजर रही थी, तभी एक युवक अचानक उनके कान से बाली झपटकर फरार हो गया। महिला के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोगों में से एक युवक ने तुरंत पीछा किया और आरोपित को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया। आंटी चिल्ला रही थी, मैं उधर से आ रहा था टैक्सी स्टैंड की तरफ से, अपने भाई के पास गया था मैं। मैंने देखा ये लड़का पूरी तेज भाग रहा, मैंने इसे पकड़ा। मैंने इसके बाद देखा इसके पास एक बाली मिली, वो आंटी को दे दी। इसे जानते हो जो लड़का है? ना भैया, ये यहाँ का नहीं है, हमारे विकासनगर क्षेत्र का तो है नहीं, हमने कभी पहले से देखा ही नहीं यहाँ पे। किसी की कार खड़ी थी ना, मुझे सांस चढ़ा, चढ़ती चढ़ाई में मैं उसका सहारा ले खड़ी हो गई ऐसे। बोले अम्मा यहाँ नहीं हो खड़ी, छो में हो। मैं कहा मैं नहीं होना, तू चले जा। तो नहीं जाया, मैं ऐसे खड़ी रही। कहना इसने बाड़ी खिंची, भाग गया। फिर आ गया इधर को, फिर वहां से जरलाई में। घाट के जीआईसी खेल मैदान में स्वामी विवेकानंद विद्यालय स्तरीय अंडर 14 फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि अद्वैत आश्रम मायावती के प्रबंधक स्वामी सुहृदयानंद ने किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की। फुटबॉल प्रतियोगिता के पहले दिन 4 मैच खेले गए। फुटबॉल कोच ने अभिभावकों से बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खेलों से जोड़ने की अपील की। हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चे फिट रहें और नशे की तरफ न जाएं। और देखा जाए तो आजकल हम खाना भी खा रहे हैं तो उसमें भी हमारे केमिकल और बहुत चीज़ें हैं। तो अगर ग्राउंड में रहेगा तो शायद फिट रहेगा वो। तो इसलिए जागरूक यही है कि बच्चे फिट रहें इधर आकर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी इस टूर्नामेंट में 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और नीतीश ढेक हमारे छोटे भाई के द्वारा ये टूर्नामेंट बहुत ही सुंदरता से बखूबी आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता को कराने का उद्देश्य ये है कि हम अपनी जो छोटी पीढ़ी है और हमारा जो टैलेंट है आसपास का, उसको हम ग्राउंड में लाएं। इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।